नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बड़ी न्यूज आई है। पुतिन के घर पर, रेजिडेंस पर 91 ड्रोन से अटैक हुआ है। 91 ड्रोन। आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये ड्रोन कामयाब हो गए होते। खैर ये कामयाब नहीं हुए, इनको सबको सब मार गिरा गया। लेकिन किसी प्रेसिडेंट के, वो भी रसिया जैसे देश के प्रेसिडेंट के हाउस पर अटैक होना, मतलब समझ लो कि विश्व युद्ध की शुरुआत। एक प्रकार से पगला सा गया है पुतिन। पूरा रूस बिल्कुल गुस्से में है और अब जेलेंस्की पर कयामत आने वाली है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप देख पाओगे हर जगह इसकी चर्चा चल रही है। पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला हुआ, बौखलाया रूस, ट्रंप ने भी फोन लगाया। मतलब सब लोग जो हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी का भी बयान आया है। पीएम मोदी ने भी इसको कंडेम किया है। ये निंदनीय घटना है। रसिया क्लेम्स यूक्रेन फायर ड्रोन एट पुतिन्स होम। वो जहां पर रहते हैं वहां पर 91 ड्रोन, जो लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन थे, वो भेजे गए। मतलब जो लंबी दूरी से आए थे। हालांकि सबको मार गिराया गया। आप जानते हो जितने भी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको सबको कवर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाता है। ऐसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ भी लगा था और उसने, एयर डिफेंस सिस्टम ने, एंटी ड्रोन सिस्टम ने इन सबको, ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन ये अटेम्प्ट ही इतना बड़ा है कि मतलब इस पर विश्व युद्ध सा छिड़ जाए। इसमें ना अमेरिका बीच में आएगा, ना कोई और आएगा बीच में। जो आएगा वो सब तबाह होगा। अब इस एक्शन पर रूस कुछ भी वार कर सकता है। मतलब किसी भी प्रकार की मिसाइल, किसी भी प्रकार का अटैक कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट पर अटैक किया गया है। अगर अभी मान लो इसमें कैजुअलिटी हो जाती या किसी की भी डेथ हो जाती, ये तो मान लो रूस था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन अगर हो जाती तो ये अटैक मात्र ही इस बात को उकसाने के लिए या इस बात का प्रमाण देने के लिए काफ़ी है कि अब रूस जो चाहे वो मिसाइल, जो चाहे वो वेपन यूज़ कर सकता है। जिन वेपन्स को आज तक नहीं यूज़ किया था वो भी यूज़ कर सकता है यूक्रेन पर। साथ ही साथ इस बात की भी अब वो हो गई है कि चलो तुम तो चूक गए, हो सकता है हम ना चूके। मतलब जेलेंस्की की जान को भी अब खतरा है। क्या पता रूस कुछ ऐसा अटैक प्लान करे कि जिसमें जेलेंस्की को ही निपटा दिया जाए, क्योंकि तुमने तो प्रयास करके देख लिया। अब तुम प्रयास ये किए, असफल रहे, लेकिन हम असफल नहीं रहेंगे। और वैसे भी पुतिन के खिलाफ जो उनके देश में जाता है वो तो बचता नहीं, दूसरा देश वाला क्या बचेगा। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप सब जानते हो कि एक बड़ी भर्ती आ चुकी है लेखपाल की, उत्तर प्रदेश में, और इस पर जल्द ही फॉर्म भराया जाना है। उसके बाद एग्ज़ाम इसका होना है। चूंकि ये मेंस है, क्योंकि पेट में आपने प्री दिया था, ये मेंस होने वाला है। अगर इसमें अच्छा मेहनत कर लिए, अच्छा स्कोर कर लिए, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का समझो। ऐसे में आपको चाहिए एक बेहतर गाइडेंस, एक बेहतर बुक, जहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकें। इसके लिए मैं आपको एक पुस्तक सजेस्ट करना चाहूँगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। इस स्टडी बुक में लेखपाल के जितने भी लेटेस्ट सिलेबस हैं, अभी देखो लेटेस्ट पैटर्न पर बहुत कम ही किताबें आई हुई हैं, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पर अगर आपको चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको ये पूरा कंप्लीट तैयारी करा सके, तो आप ये अग्रवाल का एग्जाम कार्ड का बुक ले सकते हो। इस बार के लेखपाल के सिलेबस में आप जानते हो समान अध्ययन से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ग्राम समाज से और विकास से 5 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 10 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10, इसके अलावा कंप्यूटर से 15 और यूपी से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप बिल्कुल ऐसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हो। इस किताब से आप देख सकते हो, इसमें संपूर्ण आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिया गया है, प्रश्नोत्तर माध्यम में भी है। इसके अलावा डिटेल थ्योरी भी दी गई है। क्वेश्चंस की संख्या किस पेज पर कितने हैं ये सब दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ। आप वैसे तो अगर इस किताब को लेते हो तो इसका 3 प्रैक्टिस सेट का आपको ई बुक भी फ्री दिया जाएगा, उसमें भी क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके आप प्राप्त कर पाओगे। तो आप देखिए यहाँ जैसे भारतीय इतिहास शुरू हो रहा है, तो भारतीय इतिहास की ये थ्योरी है। बीच बीच में जो टेबल हैं, जो रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आपको दिए गए हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयार कर सको। इसके बाद आप आओगे नीचे तो देखोगे जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद क्या आप जानते हैं करके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो दिए गए हैं। फिर एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। आप आइए देखिए, ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको उन क्वेश्चंस का। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल लेखपाल के सिलेबस पर। तो इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पिन कमेंट में भी मैंने छोड़ दिया है। आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से या फिर अमेजन से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। एक पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से आप एक सिंपल पेज में समझिए क्या क्या हुआ। यहाँ 91 ड्रोन से हमला किया गया पुतिन के आवास पर। रूस का आरोप था कि विदेश मंत्री खुद आकर के इन्होंने ये बयान दिया है। अमूमन जब भी कोई होता था तो प्रवक्ता आकर के कोई बयान देता है, लेकिन विदेश मंत्री खुद आकर के ये बयान दिए हैं कि ये अटैक किया गया है और इसका कड़े तरीके से हम लोग बदला लेंगे। कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि जेलेंस्की के क्या क्या कहना है यूक्रेन का, इन्होंने कहा है कि पूरा झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे कीव पर हमलों के लिए एक बहाना बताया। मतलब जेलेंस्की का कहना यह है
कि पुतिन जो है ये कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से, तो उस पर अटैक करना चाहते हैं, इसलिए ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं क्योंकि कोई प्रूफ नहीं पेश किया गया है। लेकिन भाई साहब से ये कहना होगा कि जल्दबाजी में बयान तो दे दिए, अभी मान लो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वहाँ की कोई इमेज पोस्ट कर दी जाए जिसमें ये दिखा दिया जाए कि हाँ देखो थोड़ा बहुत आया था। भाई 91 ड्रोन है, 1-2 ड्रोन तो है नहीं, 91 ड्रोन डिस्ट्रॉय हुए हैं तो मलबा गिरा होगा आसपास या बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उनका कुछ ना कुछ प्रूफ अगर कोई पोस्ट कर दिया जाए तब क्या कहोगे। अब इससे शांति वार्ता जो चल रही थी उस पर भी संकट आ गया। आपको याद होगा मैंने लास्ट बार वीडियो बना करके भी आपको दी थी रसिया यूक्रेन में कि इनकी शांति के लिए 20 पॉइंट का ये प्लान दिए हैं ट्रंप, और 20 सूत्री प्लान जो था उसमें रसिया पूरी तरीके से नहीं सहमत था, ना ही यूक्रेन पूरी तरीके से सहमत था। उसके लिए समय समय पर कई बार मीटिंग्स हुई। अभी रिसेंटली ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% तक हम सहमति दर्ज कर दिए हैं, मतलब कि हम सहमत हैं 90% इसमें पॉइंट्स जो लिखे हैं उससे, यानी कि समझ लो कि अब रसिया यूक्रेन वार रुकने का 90% तक का चांसेस बढ़ गया था। लेकिन लास्ट टाइम पर जैसे ही वो वार्ता करके निकलते हैं इधर पता लगता है कि कोई प्रेसिडेंट पुतिन के आवास पर अटैक कर दिया। कोई क्या मतलब इन्होंने किया या यूक्रेन के द्वारा किया गया। अब 2 कारण हो सकते हैं, या तो यूक्रेन की सेना या कहीं इनके जो आर्मी जनरल वगैरह होंगे इनकी नहीं सुन रहे हैं बात और नहीं चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन रुके, इसलिए अटैक करवाया गया, या तो ये चाहते थे, ये डबल गेम खेल रहे हैं क्योंकि ऐसा कई बार हो गया है। अगर आप पहले थोड़ा सा नोटिस करते आए होंगे इस चीज़ को, रसिया यूक्रेन वार को, तो जब जब ये होता है कि भाई शांति वार्ता करेंगे या मीटिंग होती है तब तब पता लगता है कि कहीं रसिया एकदम फुल फ्लेज में वार छेड़ दिया या और ज़्यादा ड्रोन या और ज़्यादा मिसाइलें दाग दिया। कभी पता लगता है जेलेंस्की इधर से खूब मिसाइल और खूब ड्रोन दाग दिए। याद होगा आपको जब अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, जब ये लग रहा था कि भाई बहुत बड़ी मीटिंग है, खूब इसका प्रचार प्रसार भी किया ट्रंप ने, ऐसा लगा कि अब युद्ध रुक जाएगा। जैसे ही पुतिन गए तैसे फिर से मिसाइल अटैक हो गया खूब भयंकर। ऐसे ही जब जेलेंस्की जब भी मिलते, जब भी मीटिंग होती, उसके जस्ट अगले घंटे में या अगले दिन में खूब फुल फ्लेज में वार शुरू हो जाता। मतलब जब जब शांति वार्ता करीब आती है चीजें तो और बढ़ जाता है वार। तो चलिए रसिया यूक्रेन युद्ध को एक बार फिर से हम लोग शुरुआत से देखते हैं अच्छे से, एक एक स्टेप करके आज तक हुआ क्या, क्या स्थिति अभी बनी हुई है और इसका क्या आगे होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो शुरुआत 1991 से हुई जब यूएसएसआर का विघटन हुआ। सोवियत संघ रूस जो है जब विघटित हुआ तो उसमें से ही एक देश निकला यूक्रेन। ऐसे 15-17 देश टूटे उससे और उसी में से एक देश था यूक्रेन। यूक्रेन उन सभी देशों में सबसे बड़ा वाला था, हिस्सा था, ठीक है, रूस के बाद। रूस तो मतलब रूस से ही सब टूटे ही है। 2014 आता है। 2014 में जो प्रेसिडेंट पुतिन है रसिया के, इन्होंने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया ये हिस्सा यूक्रेन का है, अभी मैं आपको शो कराऊंगा। वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया और युद्ध शुरू हुआ, थोड़ा मोड़ा शुरू हुआ, उसके बाद फिर डीएक्सिलेशन हो गया। लेकिन उसी टाइम पर G7 कंट्रीज जो थी, जो G8 थी उस टाइम पर, तो यूरोपीय देशों का उसमें आधिपत्य था, उन्होंने रसिया को उससे बाहर कर दिया। यानी G8 से रसिया बाहर हो गया, अब G7 कंट्रीज कहलाई। तब से आज तक G7 है। खैर फिर तब से पुतिन जो है तैयारी पर लग गए कि अब पूरे यूक्रेन को लेना है। और ये तैयारी क्या कर रहे थे, ये गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे थे, ये अपने जो रिश्ते हैं, टाई अप हैं, वो डाइवर्सिफाई कर रहे थे, ये डिपेंडेंसी कम कर रहे थे ईस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपीय देश हुआ या बाकी और अमेरिका वगैरह से। धीरे धीरे अपना रिजर्व बढ़ा रहे थे, अन्य करेंसी का रिजर्व बढ़ा रहे थे फॉरेक्स में। इसके बाद इन्होंने 2022 में फुल फ्लेज वार की घोषणा कर दी। पहले गए एक्सरसाइज करने के लिए बेलारूस के साथ बॉर्डर एरिया में, उसके बाद पता चला अटैक कर दिए और ये अटैक तब से अभी तक चल रहा था। लगातार दोनों में वार हुआ। लगभग 15 से 17% तक का हिस्सा यूक्रेन का आज तक रसिया जो है वो कब्जा कर लिया है। 2025 में शांति की ओर कदम बढ़ाया गया। जब ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा कि हम तुरंत शांति करा देंगे, जैसे ही आएंगे सब वार रुकवा देंगे। लेकिन फिर वो कई स्टेप में बहुत सारी चीज़ें हुई और हुआ नहीं अभी तक। आज तक की स्थिति में यह है कि रूस में लगभग 9,50,000 से लगभग 10 लाख लोग हताहत हुए हैं इस वार से, क्योंकि इसकी आबादी भी ज़्यादा थी उनकी कंपैरिजन में। 2.5 लाख मौतें हुई हैं रूस की तरफ से। ऐसे ही यूक्रेन में 4 लाख से 5 लाख लोग हताहत हुए हैं और 60,000 से 1 लाख लोग बताए जाते हैं कि इनकी डेथ हुई है इस युद्ध से। 44,000 घायल हैं टोटल। बाकी यूएन के नागरिक जो हैं 13,000 प्लस यहाँ पर मौतें हुई हैं। अन्य कंट्रीज़ के भी नागरिक इसमें शामिल हैं। तो ये आज तक की स्थिति रही। अभी जो ये अटैक हुआ तो देखिए एक आतंकवादी हमला है, हम अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशंस को रिव्यू करेंगे, ये सरगेई लावरोव कह रहे हैं जो कि विदेश मंत्री हैं। ये कह रहे हैं ना, जो नेगोशिएशन हम लोग कर रहे थे ना, अब उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा क्योंकि तुमने हमारे प्रेसिडेंट के हाउस पर अटैक कर दिया है और ये हाउस पर अटैक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
एक दो ड्रोन से नहीं, एक दो ड्रोन होता या एक दो मिसाइल होती तो ये कह देते चलो भाई ये छिटक गई। हो जाता है कभी कभी मिसफायर हो जाता है या गलत डायरेक्शन हो जाता है, ये आम चलता है। अपने भी ब्रह्मोस एक बार पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन 91 ड्रोन आकर के अटैक कर रहे हैं, तो मतलब ये पूरा पूरा आपकी कोशिश थी कि प्रेसिडेंट पुतिन को ही हटाओ। और तुम बार बार कहते रहते हो कि पुतिन हत्यारा है और ऐसा है वैसा है, खूनी है, हिटलर का दूसरा रूप है वगैरह वगैरह। तो अब ऐसे में जब पुतिन को मरवाने के लिए कोशिश की हो तो फिर हम दोबारा रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, करना है कि नहीं करना है, यूक्रेन युद्ध रुकना है कि नहीं। इधर इनका कहना है कि भाई ये सब जो है ये एक बहाना है ताकि रूस कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बना सके और अब सरकारी इमारतें तोड़ी जा सके। और इन्होंने इस अटैक में किसी भी प्रकार से यूक्रेन के इन्वॉल्व होने से इनकार किया कि यूक्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। अगर कराए होगे तो या तो खुद कराए हो या तो कोई और किया है, पता करो कौन किया है, हमने तो नहीं किया भाई। आप थोड़ा सा टाइमिंग देखोगे तो जैसे ही इन दोनों की मीटिंग हुई उसके पहले भी पुतिन से बातचीत हुई थी इनकी फ़ोन पर ट्रंप की, और मीटिंग के बाद भी ट्रंप की पुतिन से बात हुई। उसके कुछ ही घंटों बाद पता चला कि पुतिन के ही हाउस पर अटैक हो गया। और उसके बाद ट्रंप भी सामने आकर के कह रहे हैं ये अटैक जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और उधर सब लोग, सारे देश की दुनिया के लोग तो कह ही रहे हैं। पीएम मोदी का भी बयान आया, पीएम मोदी ने भी इस चीज़ को कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई देखो, अगर युद्ध कर रहे हो, बॉर्डर एरिया में कर रहे हो, तो सेना से लड़ाई हो या सैन्य ठिकानों पर अटैक हो, एयर बेसिस पर हो, आपके आर्मी जो वो है वो उस पर लड़े तो वो चलता है। अगर राष्ट्रपति पर अटैक करोगे तो फिर वो एक विश्व युद्ध टाइप का हो जाएगा, मतलब कि जो वार रूल्स डिसाइड किए गए हैं यूएन के द्वारा वो उसके खिलाफ हो जाएगा। तो इसके बाद तो फिर दिक्कत ही बढ़ेगी भाई, फिर यही होगा कि कभी कोई भी मारा जा रहा है। ठीक है, अगर आज के टाइम पर देखोगे तो रसिया जो है ये लगभग 14 से 15% हिस्सों पर यूक्रेन के कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन का मैप है, नीचे ये आपको क्रीमिया दिखेगा। ये क्रीमिया जो है ना, ये 2014 में ही कब्जा कर लिया था यूक्रेन रूस ने। उसके बाद से वो G7 G8 से हटाया गया, G7 बना। अभी जब 2022 से अटैक हुआ तब इसने यहाँ पर लुहांस, दोनेत्स्क, इन सभी एरिया पर ये कब्जा करना शुरू किया और आज के टाइम पर ये पूरा एरिया कब्जा में है रूस के। और अब रूस इस बात पर डील कर रहा है कि भाई इतनी ज़मीन तो अब भूल ही जाओ, लेकिन इसका जो बाकी बचा हिस्सा है ना, ये जो राज्य का ये हिस्सा है, ये लुहांस और दोनेत्स्क है, इस राज्य के जो बचे वाले हिस्से हैं इनको भी हमको दे दो। यूक्रेन कह रहा नहीं, जहाँ तक कब्जा करके आए हो वहीं तक रहेंगे, इसके बाद हम और नहीं देंगे। मतलब यूक्रेन यहाँ तक तो राजी हो गया है ट्रंप के प्रेशर में, ट्रंप के डर धमकियाँ या मतलब जो हड़काते हैं ट्रंप बुला करके, उसके एवज में यहाँ तक तो यूक्रेन मान गया है। लेकिन साथ ही में यूक्रेन और भी कुछ चीज़ें डिमांड कर रहा है। क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है? यूक्रेन का कहना यह है कि भाई इसके बाद क्या पता अभी आज इस बार सीज फायर हो जाए, फिर कल को 4 साल बाद फिर पुतिन अटैक कर दें, तब कौन होगा जिम्मेदार? इसके लिए हमको चाहिए गारंटी। अब गारंटी दो, चाहे अमेरिका दो या कोई नाटो दो या कोई और दो, गारंटी मिलेगी तभी हम युद्ध रोकेंगे, मतलब हम रुकेंगे अब कि अब इसके बाद वार नहीं करेंगे, शांति वार्ता पर। साथ ही साथ कंपेंसेशन दो, जितना हमारा नुकसान हुआ है रसिया उसको भरे, रसिया भरे, चाहे ट्रंप भरे, चाहे जो भी भरे, लेकिन उसको भरे। इसके अलावा जो ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है इसका क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये आज के टाइम पर रूस के कब्जे में आ गया है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो इससे काफ़ी ज़्यादा पावर भी जनरेट होता था यूक्रेन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। डोनबास क्षेत्र का नियंत्रण ये रूस के पास चला गया है, इसको तो अब भूल ही जाओ, ये रूस कह रहा है कि अब इसको तो हम ना ही देंगे। इसके अलावा जहाँ से ये युद्ध शुरू हुआ था, यानी कि नाटो में शामिल होने की मंशा, यूक्रेन इसीलिए यूक्रेन पर अटैक किया रसिया ने क्योंकि यूक्रेन शामिल होना चाहता था नाटो में। अब नाटो में अगर शामिल हो जाता तो इससे रूस को खतरा था। नाटो एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में आर्टिकल 5 है एक, वो आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री हमारे किसी भी सदस्य पर अटैक करता है तो वो पूरा का पूरा हमारे संगठन पर अटैक माना जाएगा और सब हम लोग संगठन वाले मिल करके उस एक कंट्री पर अटैक करेंगे। मतलब नाटो के टोटल हैं 32 मेंबर आज के टाइम पर। इन 32 में से किसी भी एक छोटे से छोटे देश पर अगर कोई अटैक कर देता है तो नाटो अपने ऊपर अटैक मानेगा और नाटो के जितने मेंबर हैं वो सब मिल करके उस देश पर अटैक करेंगे। ऐसा एक बार आर्टिकल 5 यूज भी कर चुका है नाटो, ये अफगानिस्तान पर अटैक यूज किया था, उसके बाद हालांकि नहीं कभी यूज किया आर्टिकल 5 नाटो ने, लेकिन नाटो का ये रूल है। अब अगर यूक्रेन इसमें शामिल हो जाता तो अगर यूक्रेन पर कल को मान लो कभी भी रसिया अटैक करता या कुछ भी कब्जा करने की कोशिश करता तो फिर सब अटैक नाटो पर माना जाता। नाटो का मेंबर ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, नाटो का मेंबर अमेरिका भी है, ये सब मिल करके रूस पर अटैक करते। तो आप समझ रहे हो कितना खतरा हो जाता है, ये विश्व युद्ध ही हो जाता है एक प्रकार से कि जितनी बड़ी कंट्रीज हैं ये सब मिल करके रूस पर लग जाती।
तो इसलिए रूस को डर था कि अगर यूक्रेन में शामिल हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और रूल है नाटो का कि कोई अगर वार जोन में है कंट्री, उसको शामिल नहीं करेंगे। मतलब अगर युद्ध चल रहा है, कोई कंट्री युद्ध में है, तो उसको उस टाइम पर नहीं शामिल करेंगे। इसीलिए रशिया यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा है, क्योंकि जहां रूस ने सीज फायर किया या कहे कि रोक दिए युद्ध, जैसे ही युद्ध रुका तैसे अगर मान लो कल को शामिल हो गया यूक्रेन उसमें, तो उसके बाद फिर नाटो का हो जाएगा पार्ट। इसलिए युद्ध रोक भी नहीं रहा है रूस की। जब तक पूरा अच्छे तरीके से मान न जाए, जब तक और बाकी चीज़ें ट्रीटी साइन न करवा लें, तब तक नहीं इनको छोड़ेंगे, तब तक अटैक करते रहेंगे। तभी होता है जब भी कोई शांति वार्ता होती है, इधर और 400 मिसाइल दाग देता है रूस। खैर, अब यहाँ पर यूक्रेन वाली स्थिति, यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने ये साफ कर दिया है कि भाई अब हमारी नाटो में जाने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन हाँ हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो, ये कह दो कि आगे भविष्य में रूस कभी अटैक नहीं करेगा, इस चीज़ का गारंटी दे दो, प्लस जो भी खर्चे वर्चे हुए, जो भी हमारा नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन दे दो, फिर हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। अमेरिका कह रहा है भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको समझाते समझाते थक गए, उसी समझाने के चक्कर में तुमको निचोड़ लिए एक प्रकार से। 50% जितना भी मिनरल्स जनरेट होता है यूक्रेन में, वो सब रेयर अर्थ मिनरल अब अमेरिका के हाथों में जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाइडन जो है ये शुरुआत में मदद किए थे यूक्रेन की कि तुम लड़ो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब यूक्रेन की मदद की तो यूक्रेन सोचा था कि ये तो हमारा फ्री में मदद कर रहे हैं। ट्रंप आए, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, ट्रंप कह रहे हैं ना, जो मदद किया गया था वो सब मदद का पैसा वसूलेंगे, या तो तुम उतना पैसा दो, अब पैसा नहीं है अगर, तो रेयर अर्थ मिनरल जितना जनरेट होगा उसका 50% हमारा होगा। ये स्थिति है। ट्रंप किसी का सगा नहीं है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ट्रंप ही क्या, पूरे अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट जितना रहे आज तक, सबका यही इतिहास रहा है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। खैर, अब देखना होगा आगे क्या होता है और रूस किस प्रकार से जवाब देता है। अगर रूस कोई जवाब देता है तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।